गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन लेसन 7 हाशियाकरण की समझ का सेकंड पार्ट करेंगे। आदिवासियाँ और विकास, यानी आदिवासी और उनका विकास कैसे हुआ। शुरू से ही आदिवासी जंगलों में रहते थे और जंगली उत्पाद लेकर जंगली बूटियाँ, लोहा, तांबा, कोयला, आवश्यक शहद, हाथी दांत ये राजे महाराजाओं को क्या है वस्तु उपहार में देते थे। और बिना राजा आदिवासियों के राजा महाराजा क्या है कोई भी क्या है समृद्धशाली नहीं हो सकता। इसलिए शुरू से ही आदिवासी राजाओं के संपर्क में रहने के कारण उनका विकास। लेकिन आधुनिक युग क्या है, विकास का युग है। जितने क्या है आदिवासियों के खेत खलिहानों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको उजाड़ना शुरू कर दिया है। कहीं पर बांध बनाए, कहीं पर उद्योग बनाने के लिए, कहीं पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनके आवास और निवास क्या है नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति आदिवासियों को पहले फिर कभी नहीं। चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यता के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व। लोहे, तांबे, सोने और चांदी के ऐसे कोयले और हीरे, कीमती इमारत, लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटी और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से मिलती है। यहाँ क्वेश्चन पुट हो जाता है कि जंगलों से हमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के ऐसे कोयले, हीरे, कीमती इमारती, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद, हाथी दांत जो शाही सेनाओं का मुख्य आधार थे वह स्वयं जंगलों से मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहता है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम ही से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इस विशाल भूखंड का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पेट थी, इनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी इमारतों और रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज इन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे और स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर ही खेती करते थे। आदिवासी मुख्य कौन सी खेती करते थे? स्थानांतरित, जो स्थान बदल बदल कर की जाती है। हालांकि परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों से आर्थिक बदलाव, वन नीति और राज्य व नीति उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुँच है। क्या कारण है? आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं? क्यों? ये धातुएं कहाँ हासिल होती है? वहाँ आदिवासियों की आबादी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बस्तर ये इलाका आदिवासी इलाका है और यहाँ पर क्या है लोहा अयस्क के अवशेष हैं। वहाँ पर आदिवासी बहुत ही संख्या में काम करते हैं खानों में। ऐसी 5 उत्पाद बताइए जंगल से मिलते हैं। यही इमारती, लकड़ी, गोंद, लाख, हाथी। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे लोगों की जा रही है। वन भूमि क्यों हम ज़्यादातर आदिवासियों से ले रहे हैं? मकान और रेलवे के निर्माण के लिए, इमारती, लकड़ी के लिए, खनन के लिए भूमि, गैर जनजाति लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित ज़मीन आरक्षित कर दी जाती है ताकि वहाँ के जानवरों को वन्य जीवन आश्रय बनाए जाएं। इन मांगों से जनजातीय समुदाय पर किस तरह का असर पड़ता है? यानी उनकी भूमि छीनी जा रही है, उनका आवास निवास छीना जा
झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते की अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षा और असम में उनके वास्तविक हालत की पागानी पेश करता है। आओ मीनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट हैं। असम की धरती पर मीनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो, इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित म्यामगिरी पहाड़ी का है। यह इलाका समुदाय डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका। न्यायगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। यह एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस वास्तविक योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणविदों भी इनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चलाया है। इमारती लकड़ी और खेती उद्योगों के लिए विवश वन भूमि को साफ कर किया जा चुका। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले लोग 50% ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों उनके बीच चलने वाले टकराव से बिंदी हैं। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 40,501 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभयारण्य 1,18,918 वर्ग किलोमीटर में है। ये ऐसे इलाके हैं जो मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वो इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी ज़मीन और जंगलों के बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका को भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपनी परंपरागत निवास स्थानों के छिनने जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर लेते हैं। वहाँ हम अपने छोटे छोटे उद्योगों, इमारतों का निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभाव में शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता की बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपरा और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने के अस्तित्व का स्रोत। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दायरे में होने वाली विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना-झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के लिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को यह सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जाती है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हो, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के अलावा तक ही सीमित नहीं। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं।
जैसे कि आपने निकाय 1 में पढ़ा, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्षों की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान में भेदभाव और उनको नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थिति में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसे कि आप अध्याय कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। आइए प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संघर्ष करें। मुसलमान और हर्षणीयकरण 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले में सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों में पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी। नीचे दी गई तीनों सारणियों से पढ़ कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों और पिछड़े हुए हैं, सरकार 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। उच्च स्तरीय समिति कौन सी बनाई? मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जाँच करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट के अनुसार समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हैसियत समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन प्रचलित है। धन्यवाद।